दूसरे दिन जब लूसिया ने कागजात मेरे हवाले किए तो मुझे एक गोना इत्मीनान हुआ। उसने कहा कि तुम वक्त से कुछ पहले ही रवाना हो जाना, मैं तुम्हें रास्ता समझा देती हूँ। उस रास्ते पर पहुंचने के बाद तुम्हें एक मखसूस हिस्से पर सफर करना होगा। और हाँ सुनो, जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ उस पर भी जरा गौर से तवज्जो देना। यहाँ से तुम सीधे मशरकी समत चले जाओगे। तकरीबन 1.5 मील चलने के बाद तुम्हें एक छोटा सा गेस्ट हाउस नजर आएगा। ये एक सरकारी गेस्ट हाउस है, लेकिन बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ है। अलबत्ता मैंने उसे अपने इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया है। वहाँ खासा साफ सुथरा माहौल है। बाहर से देखने में ये गेस्ट हाउस झाड़ झंकार से पटा हुआ नजर आता है, लेकिन जब तुम उसके दरवाजे से अंदर दाखिल होगे तो तुम्हें कोई गंदगी नहीं मिलेगी। वहीं मेरी जीप भी खड़ी हुई है जिसमें हमेशा पेट्रोल रहता है, और उसी जीप के जरिए मैं उस पॉइंट तक सफर करती हूँ। मैंने पूछा ये सफर कितना तवील होता है। बोली बहुत ज्यादा नहीं। फिर उसने मुझे रास्ते की तफसीलात से आगाह किया और मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। तमाम प्रोग्राम तय हो चुका था। लूसिया का ख्याल था कि वो अपनी आंटी फर्न और अंकल जनकार्ड को डॉज देकर मेरे पास पहुंचेगी और फिर वहां से हम दोनों पॉइंट तक सफर करेंगे। उसने एक वक्त का तयन कर दिया। उसके बाद मिस्टर जनकार्ड से रुखसत होने का मरहला आया। उन्होंने इस बात पर बड़ी हैरत का इजहार करते हुए कहा, नहीं नौजवान, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो तुम्हें मेहमान बनाए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा। अभी तुम्हें रुखसत की इजाजत देना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। मैंने कहा, उसके बावजूद मिस्टर जनकार्ड, मैं जाना चाहता हूँ। बेहतर ये होगा कि आप मुझे इजाजत दें। उन्होंने सख्ती से कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर जनकार्ड, मैं आपकी इस मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन इतनी इजाजत तो जरूर दें कि मैं अपने उस काम को मुकम्मल कर लूं जिसके लिए मेरा जाना जरूरी है। मिस्टर जनकार्ड ने पूछा, वो क्या काम है? मैंने कहा, बस एक पैगाम देना है किसी को, और उसके बाद आपकी हिदायत के मुताबिक मैं आपके लिए वक्त निकाल सकता हूँ। वो बोला, तो फिर मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। इस तरह मिस्टर जनकार्ड ने मुझे इजाजत दे दी और मैं उनसे जान छुड़ाने के बाद वहां से चल पड़ा। लूसिया मेरे सामने नहीं आई थी। मैं जानता था कि वो चालाकी से काम ले रही है और इस बात का इजहार नहीं करना चाहती कि मेरे और उसके दरमियान कोई मुआहिदा तय पा चुका है। मैंने लूसिया की हिदायत के मुताबिक सफर किया। उसकी तमाम बातें हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो रही थीं। 2 मील का फासला तय करने के बाद मुझे गेस्ट हाउस की स्याह इमारत नजर आ गई। दर हकीकत वो इमारत स्याह नहीं थी, लेकिन उसकी दीवारों पर काई और गर्द की इतनी तहें जमी हुई थीं कि उसका असल रंग छुप गया था। लूसिया का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। इमारत के अहाते में जीप मौजूद थी। मैंने जीप को अच्छी तरह चेक किया। निहायत जदीद साख्त की जीप थी। मैं रेस्ट हाउस के कमरे में उसका इंतजार करने लगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। लूसिया की मौजूदगी से ये फायदा हो सकता था कि प्रोफेसर फेडरिक के आदमियों से मेरा बराह रास्त तारुफ हो जाए। उसके बाद बाकी मामलात मुझे खुद ही संभालना थे। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन मुकर्रा वक्त गुजर गया। मजीद 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और 2 घंटे गुजर जाने के बाद मेरी बेचैनी में शदीद इजाफा हो गया। पता नहीं क्या हुआ था। लूसिया क्यों नहीं आई थी? दिल में ख्याल आता था कि वापस जाकर उसे देखूं और ये मालूम करने की कोशिश करूं कि उसके ना आने की वजह क्या है। लेकिन फिर ये एहसास होता था कि मिस्टर जनकार्ड मुझसे बुरी तरह लिपट जाएंगे और मुमकिन है उसके बाद काफी अरसे तक उनसे पीछा छुड़ाना मुमकिन ना हो। बिलाखिर यही फैसला किया कि लूसिया को यहीं खुदा हाफिज कह दिया जाए और मैं अपने मिशन पर रवाना हो जाऊं। इससे ज्यादा इंतजार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अगर लूसिया के इन कागजात के सहारे प्रोफेसर फेडरिक से राब्ता कायम हो जाता तो ठीक है, वरना अपने तौर पर ही मुझे ये सब कुछ करना होगा। चुनाचे मजीद 15 मिनट इंतजार के बाद जीप के स्टीयरिंग पर जा बैठा। डैशबोर्ड के निचले खाने में चाबी पड़ी हुई थी। मैंने उसे निकाला और जीप स्टार्ट करने के बाद रिवर्स करके दरवाजे तक ले आया। फिर उतरकर दरवाजा खोला और जीप को रिवर्स करके बाहर निकाल लिया। दरवाजा मैंने उसी तरह बंद कर दिया था और उसके बाद जीप का रुख उस पगडंडी की जानिब हो गया जिसकी लूसिया ने निशानदही की थी। ये भी अच्छा ही हुआ था कि रवा रवी में मैंने उससे रास्ते के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी, वरना मेरे लिए रास्ते का तयन बिल्कुल मुमकिन न होता। पगडंडी ज्यादा चौड़ी नहीं थी। उसके किनारे पर घास उगी हुई थी। लूसिया उस पगडंडी पर सफर करती रहती थी। चुनाचे जहां तक जीप के टायरों की पहुंच थी वहां घास कुचल गई थी और रास्ता बनता हुआ महसूस होता था। मैं जीप दौड़ाता रहा और अतराफ में निगाहें जमाए रहा। बाज़ औक़ात ये ख्याल जहन में आता था कि कहीं मैं किसी मखबूतुल हवास औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। लूसिया ने जो कुछ कहा है वो सच भी है या एक फर्जी कहानी के सिवा कुछ नहीं। मुझे तकरीबन 7 मील तक सफर करना पड़ा था। उसके बाद वो वादी शुरू हो गई जिसकी निशानदही लूसिया ने की थी। दर हकीकत उस वादी में जीप का गुजर मुमकिन नहीं था। ऊंची ऊंची नोकीली चट्टानें और उनके दरमियान पड़े हुए पत्थर जीप का रास्ता रोकते थे। चुनाचे मैंने वहीं झाड़ियों में एक जगह जीप छुपा दी और उतरकर वादी में पहुंच गया। थोड़ी सी ढलान तय करने के बाद मैं उन चट्टानों के दरमियान पहुंच गया।
बड़ा मुश्किल रास्ता था जिसे तय करना आसान काम नहीं था, लेकिन बहर तौर मैं उसे उबूर करता रहा। इस दौरान मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे थे। न जाने क्यों मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरे लिए कुछ मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। इस एहसास की बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी, बस जहन के कुछ नामालूम गोशों में खदशात सर उभार रहे थे। उस तवील अरीज वादी को उबूर करने में न जाने कितना वक्त लगा। मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं वादी के आखिरी किनारे पर पहुंचा तो तबीयत को फरहत का एहसास हुआ। जिस दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर कर आया था उसका इख्तिताम एक निहायत खूबसूरत और पुरसुकून जगह पर हुआ था। अतराफ में दरख्त फैले हुए थे। गोये दरख्त ज्यादा घने और ऊंचे नहीं थे, लेकिन बहर तौर उन्होंने यहाँ का माहौल खुशगवार बना दिया था। उस लंबे रास्ते को उबूर करते हुए बड़ी थकन सी हो गई थी। चुनांचे मैंने कुछ देर वहीं बैठ कर सस्ताने का फैसला किया और एक जगह मुंतखब करके बैठ गया। मेरी निगाहें अतराफ में भटक रही थीं और मैं सोच रहा था कि अगर लूसिया का कहना दुरुस्त है तो अब कोई ना कोई मेरे करीब ज़रूर आएगा, मुझसे मुलाकात करने की कोशिश करेगा, और मेरा ये अंदाज़ा गलत नहीं निकला था। मुझे वहाँ बैठे हुए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि दफतन मैंने अपने अकब में कदमों की आहटें सुनी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा और एकदम खड़ा हो गया, लेकिन आने वाले दोनों अफराद ने मेरे खड़े होने के अंदाज को गलत समझा। उनमें से एक ने एक घूंसा पूरी कुव्वत से मेरे पेट में मारा और मैं शदीद तकलीफ से दोहरा हो गया। चूंकि मेरे जहन में उनसे लड़ने का तसव्वुर तक नहीं था, लिहाजा ये अचानक उफ्ताद मेरे लिए बौखला देने वाली थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दफतन दूसरे आदमी ने उछल कर मेरी कमर पर लात मारी। इस बार मुझे अपने आप को संभालना दुश्वार हो गया था, चुनांचे मैं औंधे मुंह नीचे जा पड़ा। उनमें से पहला आदमी जिसने मेरे सर पर वार किया था फुर्ती से मेरे सर पर पहुंचा। उसने उछलकर दोनों टांगें मेरे सर में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे लिए यह मुमकिन नहीं रहा था कि खामोशी से मार खाता रहूं। चुनांचे मैंने उसकी दोनों टांगें पकड़ी और पूरी कुव्वत से उन्हें घुमा दिया। मेरी कोशिश कारगर हुई। वो तेज रफ्तारी से सामने वाले शख्स से टकराया और वो दोनों बिलबिलाते हुए दोहरे हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन लोगों ने आते ही जंग शुरू कर दी थी, वरना मुझे अगर उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता तो शायद ये सूरत हाल पेश न आती। मैं अभी संभल कर उठा ही था कि एक और शख्स को मैंने दरख्त की आड़ से निकलते देखा और उसे देखकर दर हकीकत एक लम्हे के लिए मुझे अपने हवास संभालना पड़े। उसके शानों की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि इतने चौड़े शानों वाला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। गर्दन भी शानों पर रखी हुई महसूस होती थी। कद ज्यादा नहीं था, मगर बदन के फैलाव में एक अजीब सी हैबत थी। वो बस एक ताकतवर आदमी का कार्टून मालूम होता था। लंबे लंबे हाथ घुटनों से नीचे लटके हुए थे। उसने भी अपने दूसरे साथियों की तरह अमल किया और कुछ सोचे समझे बगैर मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसकी कोशिश तो यही थी कि मुझ पर छलांग लगाकर मुझे काबू कर ले, मगर मैंने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और लुढ़कता हुआ दूर पहुंच गया। उसने भी अपने आप को संभाला और फुनकारें मारता हुआ मेरे सर पर सवार हो गया। मैंने उसका बाजू पकड़कर फुर्ती से मोड़ा और अपनी दोनों टांगें नीचे लेटे ही लेटे उछलकर उसके पेट में मारी। मेरी ये कोशिश कारगर हुई थी। वो काफी दूर जाकर गिरा और मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने भी उल्टी छलांग लगाकर खुद को सीधा करने में देर न लगाई। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, लानत हो तुम लोगों पर, अब पहले तुमसे जंग ही कर लूं, फिर दूसरे काम हो जाएंगे। मैंने दिल में सोचा और उनके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जिन दो आदमियों को मैंने उससे पहले संभाला था वो भी अपने आप को संभाल चुके थे। सबसे ज्यादा खतरनाक यही चौड़े शानों वाला था। चुनांचे उसने झुकाई देकर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ना शुरू कर दिया। उसकी इस बेपनाह कुव्वत के बारे में मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था, लेकिन मैंने फिर एक कलाबाजी खाई और उसके शाने पर सवार हो गया। मेरा बाजू अब भी उसकी गिरफ्त में था, लेकिन उसके शानों पर चढ़कर मैंने उसकी कनपटियों पर दोनों खड़े हाथ मारे और उसने बेख्तियार मेरा बाजू छोड़ दिया। मैंने फिर उल्टी कलाबाजी खाई और जमीन पर आ गया। इस खतरनाक जिद्दोजहद ने मुझे बुरी तरह परेशान कर दिया था। वो दोनों आदमी जो मुझ पर सबसे पहले हमलावर हुए थे अब मेरे करीब आने से कतरा रहे थे। गालिबन उनके जहन में यही ख्याल था कि उस चौड़े शानों वाले से मेरी जंग के दरमियान वो कहीं किसी नुकसान का शिकार न हो जाएं। लेकिन मुझे भी ये अंदाजा हो चुका था कि अब उन लोगों को मजा चखाए बगैर मेरा काम होना मुश्किल ही है। वो कुछ सुनने के मूड में नहीं हैं और सिर्फ जंग करना चाहते हैं। मेरा बाजू छूट गया था, लेकिन उसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बाईं पसली टूट गई हो। मैंने दीवानावार एक लात घुमाकर उसकी ठोड़ी पर जमा दी और वो उछलकर दूर जा गिरा। उसने संभल कर उठने की कोशिश की, मगर मैं छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गया और उसको दबोच लिया। उसके दोनों हाथों को मैंने अपने पैरों के नीचे दबाया और फिर उछलकर दोनों टांगें उसके पंजों पर रसीद कर दी। उसके मुंह से दिलखराश चीख निकल गई थी, लेकिन मैंने उसी पर बस नहीं किया। पीछे हटकर मैंने पूरी कुव्वत से एक ठोकर उसके सर पर लगाई।
बिला शुबा फुटबॉल का कोई जबरदस्त खिलाड़ी भी इतनी शानदार किक नहीं लगा सकता था। मेरी उस ठोकर से वो उठकर खड़ा हो गया, मगर खड़े होने में उसके हाथ के सहारे का जरा भी दखल नहीं था। सीधा खड़ा होने के बाद वो औंधे मुंह जमीन पर जा पड़ा और उसी वक्त दफतन फजा में 2 फायरों की आवाज उभरी और उसके साथ ही एक गुर्राई हुई आवाज भी, खबरदार, अगर किसी ने जुम्बिश करने की कोशिश की तो उसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। ये आवाज भी एक दरख्त के अकब ही से आई थी। बाहर आने वाला एक दराज कद आदमी था, दुबले पतले बदन और चुंधी आंखों वाला, जिसके सर पर छोटे छोटे बाल खड़े हुए थे। खासी खूंखार शक्ल थी वो भी। मैंने उसके हाथ में #47 के पिस्तौल को देखा, जिसकी नाल जरूरत से ज्यादा लंबी और शायद किसी मखसूस साख्त की थी। मैं खुश्क होंठों पर जबान फेर कर सीधा हो गया। दराज कद आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंच गया था। वो खासा चाको चौबंद और फुर्तीला मालूम होता था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो इस बार तुम्हारा इंतखाब किया गया है। इस जुमले का मतलब मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने अपने अतराफ में खड़े हुए लोगों को देखा। चौड़े शानों वाला फिर उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन अब उसके अंदाज में बेबसी पाई जाती थी। गालिबन सर पर पड़ने वाली ठोकर ने उसका दिमाग चकरा कर रख दिया था और वो अभी तक अपने हवास पर काबू न पा सका था। फिर उसकी निगाहें मेरे ऊपर पड़ी और उसकी आंखों में खून नजर आने लगा। वो दोनों हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उसी वक्त दराज कद आदमी ने पिस्तौल से एक फायर किया और वो गोली उसके पैरों के पास लगी। दराज कद आदमी अपनी मखसूस आवाज में बोला, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम्हें जुम्बिश करने की जरूरत नहीं। चौड़े शानों वाला रुक गया, लेकिन वो भी अब कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहा था। दराज कद आदमी ने फिर कहा, मरने से पहले अगर अपने बारे में बता दो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना हम ये भी न जान सकेंगे कि तुम कौन थे। मैंने कहा, अगर वाकई इंसानों की तरह गुफ्तगू करना चाहते हो तो पहले आदमी बनो। इन सब से कहो कि ये जानवरों की तरह किसी पर पिल पड़ने की बजाय इंसानों से गुफ्तगू करने का सलीका सीखें। इनसे पूछो कि ये क्यों मुझ पर हमलावर हुए थे। वो बोला, इनसे मुझे जो कुछ पूछना है बाद में पूछूंगा, पहले मैं तुमसे सवाल करता हूँ। तुम बताओ कि कौन हो तुम। मैंने कहा, क्या तुम्हें ये सब कुछ बताना जरूरी है। बोला, हाँ, अगर नहीं बताओगे तब भी हमारा नुकसान होगा। ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे बारे में तफसील पता चल जाए तो तुम्हारी जान बख्शी के लिए गौर किया जाए। मैंने कहा, तो फिर यूं समझ लो कि मैं यहाँ प्रोफेसर फेडरिक के आदमियों से मिलने आया था। दराज कद आदमी का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खुला, क्या? लेकिन दूसरे लम्हे उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, गोया तुम अब हमसे चाल चलने की कोशिश करोगे। मैंने कहा, सुनो अहमक आदमी, अगर तुम प्रोफेसर फेडरिक के आदमी हो तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर फेडरिक के लिए एक पैगाम लेकर आया था और तुम लोगों ने यहाँ इस तरह मेरी पजीराई की। वो बोला, मैं कहता हूँ बकवास मत करो। प्रोफेसर फेडरिक के लिए पैगाम लाने वाले तन्हा नहीं होते। मैंने पूछा, कौन होता है उनके साथ? दराज कद आदमी हिकारत आमेज अंदाज में हंसने लगा। बोला, ये भी तुम ही बता सकते हो, अगर तुम वाकई प्रोफेसर फेडरिक से मिलने आए हो। मैंने कहा, अगर तुम्हारी मुराद लूसिया कैलिस से है तो यूं समझ लो कि इस बार वो मेरे साथ नहीं आ सकी और उसने प्रोफेसर फेडरिक के लिए एक पैगाम दिया है। दराज कद आदमी बुरी तरह उछल पड़ा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए बदहवासी के आसार नजर आए और फिर वो भारी लहजे में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, अहमक आदमी, तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसकी जवाबदही तुम्हें करना होगी। किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये तो अंदाजा लगाना चाहिए कि वो दोस्त है या दुश्मन। दराज कद आदमी गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर उसने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, इसके दोनों हाथ पुश्त पर कस दो और इसे ले चलो। वो दोनों आदमी जो सबसे पहले मुझसे मुकाबले के लिए आए थे और जो मेरी कोशिशों के नतीजे में थोड़े से जख्मी हो गए थे, बदस्तूर कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहे थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरे दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए। मैंने कोई तारुज नहीं किया था, सामने पिस्तौल था और फिर ये अंदाजा हो चुका था कि उन लोगों का ताल्लुक फेडरिक ही से है। मैं पुरसुकून अंदाज में उनके साथ चल रहा था। तकरीबन 50 गज चलने के बाद झाड़ियों में एक जीप नजर आई और उन्होंने मुझे उस जीप में बैठने के लिए कहा। दराज कद आदमी बिल्कुल मेरे साथ बैठ गया। उसके हाथ में अब भी पिस्तौल मौजूद था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपनी जेब से स्याह रंग की एक पट्टी निकाली और फिर उसे मेरी आंखों पर बांधते हुए कहा, इस कार्रवाई के लिए मैं तुमसे माजरत खा हूँ, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये यकीन न हो जाए कि तुम दर हकीकत प्रोफेसर ही से मिलना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं कर सकते। मैंने कोई जवाब न दिया। पट्टी बंद जाने के बाद मेरी निगाहों के सामने तारीकी फैल गई। मैंने रास्तों का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं की। मेरा ये सफर तकरीबन 30 या 32 मिनट का रहा और इस दौरान ये अंदाजा जरूर लगा लिया था मैंने कि जीप जिस रास्ते पर सफर कर रही है वो नाहमवार है और कोई बाकायदा सड़क नहीं है। जब मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मेरे उस अंदाजे की तस्दीक हो गई। हम पहाड़ों ही में थे।
जिस जगह जीप रुकी थी उसके ऐन सामने एक बड़े से गार का दहाना नजर आया था, जिसके अतराफ में ऊंची ऊंची झाड़ियां बिखरी हुई थी। दराज कद आदमी ने मुझसे नीचे उतरने के लिए कहा और मैंने उसके हुक्म की तामील की। गार के दहाने में तकरीबन 10 गज तक सीधे आगे बढ़ना पड़ा था। उसके बाद ये रास्ता बाईं समत मुड़ जाता था और यहाँ खासी कुशादा जगह बनी हुई थी। मुझे एक छोटे से सुराख के जरिए अंदर दाखिल होने के लिए कहा गया, जो उस बड़े से हॉलनुमा गार के एक कोने में बना हुआ था। यहाँ पहुंचकर दराज कद आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ कुछ वक्त आराम करना होगा। प्रोफेसर को तुम्हारी आमद की इत्तला पहुंचा दी जाएगी। मैंने कहा, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। दराज कद आदमी हंसने लगा, फिर बोला, बहरहाल इंतजार तो करना होगा। मैंने पूछा, क्या मेरे हाथ बंधे रहेंगे? बोला, नहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी तलाशी देना होगी जो हमने अब तक नहीं ली। मैंने कहा, मेरे पास जो कुछ है अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर यह भी हो सकता है कि मैं हर एहतियात को बालाए ताक रख दूं। दराज कद आदमी ने कहा, हमें सिर्फ तुम्हारे हथियार चाहिए। और उसके बाद उसने खुद ही आगे बढ़कर मेरी तलाशी ले डाली। मेरे पास जो कुछ था उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद मेरे हाथ खोल दिए गए। अलबत्ता वो कागजात जो लूसिया ने मेरे हवाले किए थे उन्होंने नहीं लिए थे। दराज कद आदमी बाहर निकल गया और गार के दरवाजे को किसी खास मैकेनिज्म के जरिए एक चट्टान से बंद कर दिया गया। अंदर इतनी जगह थी कि मैं यहाँ आराम कर सकता था। मैंने खुद को पुरसुकून रखा। जो कुछ कार्रवाई की गई थी वो लाजमी थी। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था। मुझे तकरीबन 4 घंटे कैद रहना पड़ा। 5वां घंटा शुरू होते ही चट्टानी दरवाजा अपनी जगह से हटा और तेज रोशनी की किरणें अंदर आ गईं। चट्टान इस तरह दहाने पर फिट होती थी कि अंदर के माहौल पर तारीकी मुसल्लत हो जाती थी और बाहर से रोशनी की किरण भी अंदर नहीं आ सकती थी। मुझे अंदाजा हुआ कि गार में तेज रोशनी कर दी गई है। ये रोशनी खास किस्म के लैंपों की थी जो बैटरी से चार्ज होते हैं। इस बड़े से हॉल नुमा गार में मुझे सफेद सूट में मलबूस सुनहरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसकी आंखों पर सुनहरी कमानी की ऐनक चढ़ी हुई थी और न जाने क्यों उसे देखकर जहन में प्रोफेसर ही का लफ्ज उभरा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।